हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन में आज का प्रैक्टिस सेट किस देखेंगे। इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आइए चलिए देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो लेंस में किरणें उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फोकस कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि किसी पदार्थ को प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं क्या है? तो निम्न प्रतिरोधकता वाली जो धातुएं हैं वह सुचालक की भांति व्यवहार करती है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि सीसा ताप और विद्युत का सुचालक होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक तत्व है। चौथा प्रश्न है कि किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसमें होते हैं? तो यह कैल्शियम में होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो इससे कौन सी गैस निकलती है? तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से 5 इंग्लिश का प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल द प्रोनाउन। इसमें दिया गया है कि द ट्रेन कम टू द हॉल्ट बाय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इट सेल्फ हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल परफिक्स। इसमें दिया गया है कि द एम्प्लॉयज आर द वर्किंग प्रेशर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर अंडर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसमें दिया गया है कि वह काफ़ी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ही इज वर्किंग वेरी कॉस्ट यूजुअली हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द पैसिव फॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो। लेट अस हेल्प हिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। लेट ही बी हेल्प्ड हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल द एक्सिलरी वर्ब। इसमें दिया गया है कि द टेंडिंग फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर आर सही है। निम्नलिखित में कौन सी धातु भयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो भयधर्मी ऑक्साइड जो बनाती है कौन सा धातु बनाता है? तो जिंक बनाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। उपमुख संकट निम्न में से किससे संबंधित है? तो उपमुख संकट जो है किससे संबंधित है? तो यह आर्थिक मंदी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि पीत के काज को क्या कहा जाता है? तो पीत के काज को क्या कहा जाता है? तो इसे पारसीकरण कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि पीत यकृत से स्रावित होता है। पीत जमा पित्ताशय में होता है। पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीत का पीएच मान 7.7 होता है। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में सीआरआर से वृद्धि जो होता है यह अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की गति का मान टी समय में यू से शुरू होता है होकर अंत में भी में बदलता है तो त्वरण ए क्या होगा? तो त्वरण ए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। भी माइनस यू बटा टी हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम जो है इसका विलोम रोपण हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना से प्रसिद्ध हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह किस हिंदी साहित्य से प्रचलित है? तो वह जो है इतिहासकार से प्रचलित हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गेहूं और गुलाब किनकी रचना है? तो गेहूं और गुलाब जो है किनकी रचना है? तो यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी का है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है यह किनकी रचना है? तो यह रचना किनका है? तो यह रचना जो है दिनकर का है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रेखीय गति और एक तरफ घूर्णन गति है। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जड़त्व जो है या जड़त्व अघूर्ण यह सही है। शक्ति जो है या घूर्ण शक्ति ये भी सही है। संवेग कोणीय संवेग ये भी शक्ति ये भी सही है। जड़त्व अघूर्ण जो है या बल अघूर्ण सही नहीं है। यह जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। यह गलत है। अगला प्रश्न है
1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब जो निर्मित होता है कहाँ होता है? इसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग जैसे सेविंग मिरर में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में और डॉक्टरी दर्पण में किया जाता है। दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसे पास्कल कहा जाता है। पास्कल एक अदिश राशि है। 25 नंबर प्रश्न है कि एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थैतिक आवेश जो उत्पन्न करता है यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर क्या होता है? तो जब वस्तु एवं वातावरण के बीच का जो तापांतर है इसका तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि एक सरल आवर्त गति करते करते कण की स्थितिज ऊर्जा जब कण अपने आयाम से आधी दूरी पर होती है तो क्या होगा? तो आधी दूरी पर होती है तो इसका जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है तो इसे जरूर बनाइएगा। तो इसका उत्तर जो है 28 नंबर प्रश्न का इसका आंसर सी हो जाएगा, 756 रुपया हो जाएगा। और 29 नंबर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 247/5 हो जाएगा। और 30 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। और 31 नंबर जो है इसका भी उत्तर बी हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। और 32 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 180 रुपया हो जाएगा। और 33 नंबर जो है इसका उत्तर ए हो जाएगा, √6 + 1/5 होगा। तो इसका उत्तर ए सही है। 34 नंबर प्रश्न है इसका जो आंसर है ए हो जाएगा, 203 हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 36 नंबर जो है इसका भी आंसर सी सही है, 9√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 37 नंबर है इसका आंसर बी हो जाएगा, 488 हो जाएगा। दी सोशल कॉन्टेम्प्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी सोशल कॉन्टेम्प्स जो है पुस्तक, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है रूसो हैं। यह रूसो के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर बी सही है। रूसो द्वारा दी एमिली पुस्तक भी लिखा गया है। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ये भी रूसो के द्वारा लिखा गया है, जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है। 39 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो वियतनाम युद्ध की जो समाप्ति है यह किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो यह युद्ध निकल्सन के समय में हुआ था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इन्हीं के समय में वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया था। 40 नंबर प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है यह बौद्ध साहित्य है। इसका आंसर डी सही है, यह क्या है? बौद्ध साहित्य है। 42 नंबर प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण करवाया था कौन करवाया था? तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका आंसर जो है बी सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमिलित करना है। इसे क्या करना है? सुमिलित करना है। तो नामदेव जो है इसका संबंध दर्जी से है, और कबीर जो है इसका संबंध जुलास से है, और रविदास जो है इसका संबंध मोची से है, और सेन जो है इसका संबंध नाई से है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला जो समाचार पत्र था वह कौन था? तो वह समाचार पत्र द बंगाल गजट है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जे.ए. हिक्की को भारत में समाचार पत्र का जनक माना जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में शांति का जन्मदाता कहा था।
लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत किए थे। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक लिखा था। बाल गंगाधर तिलक भारत में उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहा गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल की स्थापना किए थे। आयरलैंड में होम रूल आंदोलन के जनक रेडमांड थे। भारत में होम रूल आंदोलन के जनक एनी बेसेंट हैं। भारत में होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। 48 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है कहाँ होता है, तो सर्वाधिक घनत्व सौममंडल का होता है। किसका होता है, सौममंडल का। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे निचले परत को सौममंडल कहा जाता है। सौममंडल की ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है और इसी मंडल में सभी वायुमंडलीय घटना होती है। इसी मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा है। आयन मंडल में रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल है। 49 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें ब्रोकर जो है या सटोरिया नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि पाक जलडामरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है। तो पाक जलडामरू मध्य जो है किनको अलग करता है, तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। पाक जलडामरू मध्य बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। फ्लोरिडा जलडामरू जो है यह फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करता है। मलाक्का जलडामरू मध्य जो है यह मलाया और सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग जल संधि जो है यह अलास्का और रूस को अलग करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कहाँ पाया जाता है, तो यह वन केरल में पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में वह कौन सा वन जंतु अभ्यारण्य है जो गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। तो गैंडों के संरक्षण की जो परियोजना चल रहा है वह कौन सा है, तो वह अभ्यारण्य जो है काजीरंगा है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर जिला झील अभ्यारण्य जो है यह हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर जो है यह किस पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है, तो यह अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है और अरावली के पूरब की ओर से बनास नदी निकलती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी पहाड़ी स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनाईमुंदी दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुंदी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जो है वह गॉडविन ऑस्टिन K2 है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। हिमालय की उत्पत्ति में संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च शिखर है जिसका ऊंचाई 8848 मीटर है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है जिसका ऊंचाई 8598 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है और गॉडविन ऑस्टिन K2 शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। 55 नंबर प्रश्न है कि तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो खेतड़ी किस राज्य में है, तो खेतड़ी जो है यह राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिला में अवस्थित है जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी का प्राचीनतम नाम ताम्रवती था। 1967 ईस्वी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किया गया था। 56 नंबर प्रश्न है कि बिलीबिली का अभिप्राय क्या है। तो बिलीबिली का अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका ऑप्शन ए सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि अधिक केंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अधिक केंद्र जो शब्द है किससे संबंधित है, तो यह शब्द भूकंप से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए सही है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज जो संस्थाएं हैं यह संस्थाएं जो हैं 3 स्तरीय है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश पर बलवंत राय मेहता ने 1957 ईस्वी में के द्वारा दिया गया था। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय है जो पंचायती राज की सिफारिश के आधार पर 1977 ईस्वी में दिया गया था। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है
कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद आसीन रह सकता है? तो कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद आसीन रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो है 6 माह तक रह सकता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता नहीं ग्रहण करते हैं तो उनका मंत्री पद समाप्त माना जाता है। लोकसभा और विधानसभा के रिक्त स्थानों को 6 माह में भरना अनिवार्य है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करना है। तो इनमें एक कार्यपालिका का अंग है, इससे कौन सा है? तो इसमें उप निरीक्षक पुलिस जो है यह कार्यपालिका का अंग है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका से न्यायपालिका को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था? तो कितना किया जा सकता था? तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 2 लोगों को किया जाता था। इसका ऑप्शन ए सही है। राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। 62 नंबर प्रश्न है कि भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो इनमें हरियाणा और पंजाब का दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1866 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग के समय में हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अधीन कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया है? तो भारत की संविधान सभा जो है यह किसके अनुसार गठित किया गया है? तो यह जो गठित किया गया है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना या कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1922 में सर्वप्रथम यह कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। एम एन राय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। एम एन राय का क्या नाम है? मानवेंद्र नाथ राय। 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाले भारतीय थे। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान निर्माण समिति बनाया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में लाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में किया गया था और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 64 नंबर प्रश्न है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? तो इसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? यह किसका दायित्व बनता है? तो यह सरकार का दायित्व बनता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एम्स की स्थापना 1956 में किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 1952 में किया गया है। 66 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल जो विशेषता है इसका उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। 68 नंबर प्रश्न है कि नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य ग्रामीण साख संचालन करना है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किया गया था। 69 नंबर प्रश्न है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा कितना होता है? तो प्लाज्मा जो है 55% होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। धारीदार पेशियां होती है। तो धारीदार पेशियां कैसी होती है? धारीदार पेशियां जो है वह बहुनाभिक होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो KCl के 0.5 में कितने अणु होते हैं? इसका अणु जो है 3.01 × 10 की पावर 23 होता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम इसी पर आधारित है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले द्वारा 1913 ईस्वी में दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसके कारण ब्रिक में पथरी का निर्माण होता है? तो ब्रिक में पथरी का जो निर्माण होता है किसके कारण होता है? तो यह
यूरिक अम्ल के कारण होता है, कैल्शियम फास्फेट के कारण होता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। इसका ऑप्शन जो है उपयुक्त में से सभी सही है, यह सभी के द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जो प्रजनन है किसमें होता है? तो अलैंगिक प्रजनन जो है यह ईस्ट में होता है, इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें CaOCl2 का किया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र CaOCl2 होता है। 76 नंबर प्रश्न है कि हड़ताल में कौन सा लिंग है? तो हड़ताल जो है कौन सा लिंग है? तो हड़ताल जो है यह स्त्रीलिंग है, इसका ऑप्शन ए सही है। जैसे कि हड़ताल टूट गई, इस तरह से यह स्त्रीलिंग है। चीख में कौन सा लिंग है? चीख में कौन सा लिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग है। जैसे कि इसमें भी कह सकते हैं कि उनकी चीखें काफ़ी तेज थी, इसका ऑप्शन बी सही है। परिणाम बोधक बोधक विशेषण कौन सा है? तो परिणाम बोधक बोधक विशेषण कौन सा है? तो इसमें बहुत बहुत सा जो है यह विशेषण है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि लाभालाभ का विग्रह होगा, तो लाभालाभ का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह जो है लाभ या अलाभ हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। अडियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अडियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हट्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हट्टी हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 केजी द्रव्यमान की वस्तुओं की चाल हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 1.4 मीटर पर सेकेंड होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। धातुएं में पाई जाती है, तो धातुएं में क्या पाया जाता है? तो इसमें धातुएं जो पाई जाती है भूपट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भूपट्टी पर, तो इसका ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपट्टी कहा जाता है। पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा दूसरे में ऑक्सीलिकॉन पाया जाता है। भूपर्पट्टी विशाल चट्टानों का बना होता है। सियाल परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुलता होता है। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। निफे में निकेल और लोहा पाया जाता है। 83 नंबर प्रश्न है कि एक चतुष्परमाणु तत्व है, तो एक चतुष्परमाणु जो तत्व है यह क्या है? तो यह फास्फोरस है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फास्फोरस का संकेत P होता है, इसका परमाणु संख्या 15 होता है और परमाणु भार 31 होता है। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। पारा एक परमाण्विक होता है। सल्फर का सूत्र S8 होता है। 84 नंबर है, निम्न में कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है? तो अंतःस्रावी और बहिस्राव में दोनों रूप में जो कार्य करती है वह अग्नाशय ग्रंथि कार्य करता है, इसका ऑप्शन डी सही है। 85 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है? तो असंक्रामक रोग का उदाहरण क्या है? तो असंक्रामक रोग का उदाहरण कैंसर है, इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूलैंड्स ने नियम दिया था, तो न्यूलैंड्स ने जो नियम दिया था वह अष्टक का नियम दिया था, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। न्यूलैंड्स ने 56 तत्व का आवर्त सारणी में स्थान दिया था। मेंडलीव का आवर्त सारणी 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था, जो जर्मन की एक पत्रिका में था। आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में बनाया गया था, जो परमाणु क्रमांक पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग या समूह है। 87 नंबर है कि पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशीय ऊतक जो है यह 3 प्रकार का होता है, इसका ऑप्शन सी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है? तो प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 का निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो यह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसका ऑप्शन सी सही है। 89 नंबर है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSCGAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब भारत के द्वारा जीता गया है, इसका ऑप्शन डी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह सज्जन सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसका ऑप्शन ए सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? तो बजट को क्या नाम दिया गया है? तो संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, यही नाम इसका दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बजट सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा करता है। भारतीय बजट को वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। भारत सरकार का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होता है। 92 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है?
भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका कारक उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा था? तो भारत का स्थान जो है चौथा रहा था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था जिन्होंने 178 पदक जीता था, और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर था 176 पदक के साथ, कनाडा तीसरे स्थान पर था 92 पदक के साथ, और भारत जो है 61 पदक के साथ चौथा स्थान पर था। इसमें भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीता था। 94 नंबर है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किसमें मापा जाता है? तो इसे स्थिर दामों पर मापा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसे के बिरला फाउंडेशन का साहित्य का क्षेत्र में 2022 का 32वां व्यास सम्मान दिया गया था? तो 2022 में 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो यह सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। यहाँ से इंग्लिश का 5 प्रश्न है। साइनोनेम ऑफ द सौरभ इज, तो क्या हो जाएगा? सौरभ इज क्या हो जाएगा? तो रिग्रेट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि द एंटोनेम ऑफ द एक्सेप्ट इज, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट द सेंटेंस, इसमें सही कौन सा दिया गया है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ही ऑब्टेन्स फ्रॉम द लग्जरीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। और 99 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स, इसमें दिया गया स्टैंड बाय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सपोर्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द ऑप्शन द कॉम्बिनेशन, इसका आंसर क्या है? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। सी द वर्क द लेट सो सी फेल्ट ट्राई हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।